लाइफ दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, टाइम और एनर्जी। तो टाइम बढ़ेगा नहीं, सबको यदि इनको 80 साल मिला तो इनको 80 साल ही रहेगा। एवरेज हम सबको 70-72 साल मिल जाता है। अपने कंट्रोल में क्या है, ये उन्हें एक आदमी से मिलते हैं तो हाथ मिलाता है तो पैशनेट, तो उसे मिलके लगता है यस है कुछ, अरे एक डल डल चल रहा है। तो एनर्जी को आप कितना हाई कर सकते हैं, दैट इज डिसिप्लिन। आज तो मैं 3 बजे तक पढ़ूंगा, तो थक नहीं जाऊंगा। तो धीरे धीरे आपने अपनी एनर्जी को बढ़ाने शुरू की। और ध्यान से देखो, मैंने ऐड नहीं किया है, मल्टीप्लाई किया है, यानी कितनी तेजी से ये कर सकता है। आप सुनते होंगे कोई एक ही जीवन काल में इराक उराक का, वो शामा बिन लादेन का सुना होगा, ऐसे ये नॉर्मल लाइफ से उठ के आते हैं और देश का मुखिया बन जाते हैं। अपने देश के पीएम को देख लो, एक एवरेज लाइफ चाय बेचने वाले से दे के आज सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली पीएम के रूप में जाने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो कोई 4 हाथ लेके आए, अलग दिमाग लेके आए, उन्होंने अपनी एनर्जी को एक्सपेंड किया, एक्सपेंड किया, एक्सपेंड किया। तो वो आपके हाथ में है, तो वो उसी के लिए आप डिसिप्लिन चाहते हैं। ये तुम्हारे खिलाफ साजिश समझ लो या जो भी, हम कोचिंग वालों ने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया कि एग्जाम की तैयारी होती है, जबकि एग्जाम की तैयारी नहीं होती है, ये तैयारी होती है सब्जेक्ट की। जिस दिन सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा तुम सारे एग्जाम पास करने लगोगे। तो एक अच्छे सब्जेक्ट की तैयारी करने में एक अच्छा टाइम लगता है। मैथ जब तक 2 से 3 बार नहीं होगा तब तक तुम्हारा कमांड नहीं होगा। इंग्लिश में जब तक कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन नहीं क्लियर होगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, 3 साल 4 साल नहीं बात बनेगी। तो वो ठीक होने के लिए वोकैब भी ठीक चाहिए, ग्रामर भी ठीक चाहिए। तो तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, तुम कितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, तुम कितना टाइम देते हो। फिर मान लो तुम्हारा मैथ इंग्लिश बहुत अच्छा हो गया, तुम जीएस को सीरियस ले ही नहीं रहे हो, तुम जुगाड़ ढूंढ रहे हो, किसी ने यूट्यूब पे मैराथन बना लिया, किसी ने समरी वीडियो बना दिया, सभी लोग उस वीडियो को देख रहे, तुम उसके पीछे पड़ गए। हमारे फाउंडेशन वाले जो भी शिकायत कर रहे हैं, इनका हम लोगों ने जीएस बहुत तगड़ा करवाया है, इनका मैक्सिमम का क्वेश्चन हो जाता है। कारण सोर्स हमने बहुत व्यापक, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट दे दिया कि भाई तुम ये पढ़ा दो, तुम ये पढ़ा दो, तुम ये पढ़ा दो। लेकिन जो नहीं समझ रहा वो रिवाइज ही नहीं कर रहा, वो भी आकर के परमार को या किसी और को पढ़ने लग रहा है, तो वो सभी लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला ये आपके लिए भी सजेशन है कि जब तक आप मेंस लेवल तक ना पहुंच जाए तब तक हर एग्जाम के पीछे ना भागें। हाँ, मेंस के बाद आपको हर एग्जाम देना है, लेकिन उसमें ये भी चेक करना है कि क्या मेरा मैथ इंग्लिश कमजोर है क्या। यदि वो कमजोर है तो आपका होगा नहीं। मेंस से पहले आपको ढंग से एक बार तैयारी करनी पड़ेगी। आपको पता नहीं ध्यान दिए नहीं दिए, पिछले लगभग 10 महीनों से शायद ही कोई एग्जाम महीना है जब एग्जाम नहीं है, शायद ही कोई वीक है जब एग्जाम नहीं है। चाहे कभी आईबी का है, कभी आईपीएस का है, कभी रेलवे का है, कभी स्टेट का है। इस समय नॉर्थ इंडिया का कोई स्टेट नहीं है जहाँ वैकेंसी नहीं। आप यूपी उठा लो, झारखंड उठा लो, बिहार उठा लो, एमपी उठा लो, राजस्थान उठा लो, कोई सा, पंजाब तक में वैकेंसी है, दिल्ली तक में वैकेंसी, दिल्ली में आती भी नहीं है, बहुत कम आती है। रेलवे में वैकेंसी है, कैलेंडर है रेलवे का। लेकिन फिर भी आप में इसको इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि पापा मैं 6 महीने में नौकरी लेके आ जाऊंगा, 1 साल में नौकरी लेके आ जाऊंगा। क्या रीजन हो सकता है? तो अभी आप जो रीजन दे रहे थे, रेगुलर नहीं हो पाए या माहौल नहीं मिल पाया या जो भी, उसमें एक कारण है आपका सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। तो आपको हर हाल में मास्टरी करनी है अपने सब्जेक्ट के साथ। तो कैसे होगा? तो आपको देखो, आपके हाथ में हमने गैप रिपोर्ट दे रखा है। गैप रिपोर्ट का पर्पज़ क्या है कि आप 2-3-4 घंटे लगा करके हर सब्जेक्ट को ढूंढो कि मैं इकोनॉमिक्स में गया तो मेरा टेक्स्ट चैप्टर नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन, मैं मैथ में गया तो मेरा मेंसुरेशन टॉपिक नहीं हो पा रहा है। वो टॉपिक आइडेंटिफाई कर लोगे तो जो काम आप 8 महीने में करने वाले हो वो काम आप मेरे वहाँ 1 से 2 महीने में कर लोगे। इस पर लगेगा 4 से 5 घंटे, एक दिन 2 दिन, लेकिन आपको आगे के लिए बड़ी आसान हो जाएगा। और नहीं तो हमने टारगेट बना ही रखा है, उसे कुछ नहीं होना है। अब वो मेंस दे के आया है, वो टारगेट क्यों करेगा? क्यों करेगा? मान लो आज हमने ज्योमेट्री टॉपिक दिया हुआ और उसका टॉपिक अच्छा है,
कोई फायदा नहीं है, टाइम खराब कर रहा हो। अब उसने लिस्ट बनाया और पता चला 3 ही चैप्टर है मैथ में जो दिक्कत कर रहा है, तो एज ए मेंटर मैं उसको 3 टॉपिक कराऊंगा, फिर उसका इंप्रूवमेंट होगा। नहीं तो पिछली बार 270 आया, अगली बार 280 पे रुक जाएगा, क्योंकि वीक पॉइंट पे तो उसने एक्स्ट्रा टाइम दिया ही नहीं, पढ़ता ही रह गया। तो पहला पॉइंट जो हम आपको एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं, डायरी लेके आए तो लिखेंगे भी ताकि समरी आपको मिले या याद रख पाएँ तो अच्छी बात है, कि आप में से मैक्सिमम लोग जो रिपीटर्स हैं वो टारगेट नहीं करेंगे, वो अपना वीक पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे मैथ में, इंग्लिश में, जीएस में। मैथ इंग्लिश अच्छा है तो जीएस पे फोकस मारना है, मैथ इंग्लिश अच्छा नहीं है तो पहले मैथ इंग्लिश पे काम करना है। ये बच्चा यही गलती करता है कि ये एग्जाम कर लूँ इसमें वैकेंसी ज़्यादा है, ये एग्जाम कर लूँ इसमें वैकेंसी ज़्यादा है। चलो प्रैक्टिकल सोच के देखो, जिसका सीजीएल मेंस हुआ है वो सीएचएसएल मेंस अच्छा कर पाएगा, या जिसका सीजीएल प्री नहीं हुआ वो अच्छा कर पाएगा? मेंस अच्छा हुआ है, जिसने मेंस की तैयारी की है। वही बच्चा जब एनटीपीसी में जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा करेगा या जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है? क्योंकि एवरेज क्वेश्चन तो आपको भी आ रहा है, उसको भी आ रहा है। तो ये बात बड़ी जल्दी समझने की जरूरत है कि एग्जाम की तैयारी नहीं होती है। अपने वहाँ आईबी मेंस जो भी बच्चा दे रहा है इंटरव्यू, सब मेंस वाला बालक है। रेलवे एनटीपीसी जो भी मेंस दे रहा है सब मेंस वाला बालक है। सीपीओ जो भी मेंस दे रहा है सब मेंस वाला बालक। दिल्ली पुलिस भी मान लो हालांकि देगा नहीं ये लोग, लेकिन रिटर्न में पास करेगा तो यही वाला पास करेगा, क्योंकि उसका तैयारी है, वो बस उसके दिन पे डिपेंड है कि उस दिन 2 नंबर ज़्यादा या 2 नंबर कम आए। तो ये बात बड़ी जल्दी समझने की ज़रूरत है कि छोटा एग्जाम है। जैसे तुम में से कई बच्चों को जो कमज़ोर होते हैं उनको लगता है कि एमटीएस आसान है, बहम है तुम्हारा, सीएचएसएल आसान है, बहम है। सबसे आसान है तो इसका एसएससी का सीपीओ और यूपीएससी का असिस्टेंट कमांडेंट वाला है। उसके बाद एसएससी में सबसे आसान है सीजीएल, उसके बाद आता है सीएचएसएल, और सबसे टफ है एमटीएस, क्योंकि जहां नंबर कम हो जाएगा वहां एक एक क्वेश्चन वैल्यू करेगा। तो ये सब बातें तब जब आप सब्जेक्ट अच्छा कर लेते हो, और नहीं तो जो हर महीने एग्जाम देने का लालच है, क्योंकि हमारे समाज में क्या लगता है, मम्मी पापा को भी, भाई बहन को भी, खुद को भी, कि दे ही आता हूँ क्या पता हो ही जाए। अरे नहीं होता है ऐसा, आज तक मैंने नहीं देखा। हाँ, जो मेंस लेवल पे पहुंच गया वो जा रहा है, वो करके आ रहा है। अभी देखना सीजीएल का रिजल्ट आने वाला है अगले 10-15 दिन में, तो जिसका सीजीएल हो रहा होगा उसी का सीएचएसएल भी हो रहा होगा, उसी का एनटीपीसी भी हो रहा होगा, उसी का यूपीएसआई भी हो रहा होगा, और जिसका नहीं हो रहा होगा उसका कोई सा भी नहीं हो रहा होगा। तो इस समय जबकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और हम नौकरी नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ी खतरे का मौका है। और अभी यदि ये 5-6 महीने ईमानदारी से जो वीक पॉइंट पे कार्य कर लिए तो मेरे वहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे। समझो यहाँ के कॉन्सेप्ट को, प्रॉब्लम को। सीजीएल के बैच को पढ़ा के सिलेक्शन नहीं कराया जा सकता, आईएएस को पढ़ा के नहीं सिलेक्शन कराया जा सकता है। सही समय पे सही गाइड, सही टेस्ट, सही रेगुलरिटी ला करके कराया सकता है। तो गुरुकुल यही करा रहा है। तो यदि आप समझदार नहीं होंगे तो गुरुकुल आपको काटने के लिए दौड़ेगा। वीक पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे बच्चों के साथ एक कमी है, ये सीनियर बन जाते हैं। तो सीनियर बनने का मतलब है लर्निंग एटीट्यूड इनका खत्म हो जाता है, कि कुछ भी नया मिलता है तो उसको लॉजिक के साथ ऐसा नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है। आज तुम्हारा अच्छा नहीं हो रहा है, पेपर में भी अच्छा नहीं होगा। आज तुम्हारा अच्छा होगा तो पेपर में पक्का अच्छा होगा। ये क्यों भाई? तिवारी से बोलो उसको फ़ोन करे कि कंटिन्यू यदि पूरे टाइम तक चलाएगा तो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। बात करके बताओ, मजाक चल रहा है क्या? नहीं भाई, बच्चे को मान लो ब्रेक में चाय पीना है तो बाहर अलाउ कर नहीं रहे, रूम में बना नहीं सकता। हम इसी के लिए तो कंटिन्यू खुलवाए हैं। अरे अब इससे ज़्यादा क्या हानिकारक होगा? हाँ, जो सामान 10 का 15 में दे रहा है हमें बताओ। ना 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 ना, किसी को अधिकार नहीं है। अरे हम उनसे, मैं मजे वाली बात बता दे रहा हूँ, हम उनको बिजनेस दे रहे हैं, हम कुछ ले नहीं रहे। तो हम इसी बात के लिए दे रहे हैं कि हमारे बच्चों को सुविधा मिल जाए। तुमसे खाने का मैं 4,000 लेता हूँ तुम लोगों से एज स्टूडेंट, जो मेरे अकाउंटिंग में,
उनसे मैं 2500 रुपये ले रहा हूँ, जिसमें मेरे बिजनेस भी दे रहा हूँ, एक सेटअप भी दे रहा हूँ, 2-3 लोग खाना भी खाते हैं। तो इसी लालच में कि मेरे बच्चों को सुविधा मिल जाए। तो ये लालच नहीं है कि 10 बजे बंद करके चले जाओ, और ये भी नहीं चलेगा कि 10 का 12-15। आप मुझे बताएंगे तब कि इस चीज़ को महंगा दे रहा है। ना ना ना, नहीं नहीं, एक आध रुपया समझ में आता है, कोई बात नहीं, एक आध रुपया समझ में आता है, लेकिन आप 10 का चिप्स 15 में नहीं बेच सकते, चिप्स तो 10 में ही बेचना पड़ेगा। दूध में मैं मान लेता हूँ कि दूध जल्दी खराब होता है, 10 पैकेट ला रहे हैं, उसमें 1-2 रुपये ले लो। चिप्स तो खराब होने का आइटम नहीं है। तो आप मुझे बताएंगे, यदि ऐसा है तो मैंने उसकी सिक्योरिटी भी रखी हुई है, इसी के लिए रखा हुआ है। पहले आते थे कैंटीन वाले, भाग जाते थे, एक बार बच्चों के पैसे नहीं दिए, हम फ़ोन करते तो उठाते नहीं थे, तो हमने दिमाग लगाया कि सिक्योरिटी रख लो ताकि बच्चे को दे दो। तो अब ये प्रॉब्लम हमें नहीं हो रही। खैर, तो ये जो सीनियर होने की फीलिंग है, इससे बचना है कई बार। तो उसमें क्या करते हैं आप, अपनी इमेज को बचाए रखने के लिए जो सुधार की गुंजाइश है वो नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। सुधार की गुंजाइश का मतलब क्या है, मान लो ये नया बालक है, ये टेस्ट में 140 ला रहा है, ये भैया का 145 आ रहा है, तो भैया ये नहीं कहेंगे तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, भैया कहेंगे पेपर थोड़ी ना ठीक बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, इनको हाँ हो नहीं रहा है, ये टेस्ट मत दो। और कहीं इसने 50 ले लिया और भैया के 40 आ रहे हैं, तो भैया बिल्कुल एरोगेंट हो जाएंगे, या तो धीरे धीरे टेस्ट देना बंद कर देंगे, या तो इसको टेस्ट लेना बंद कर देंगे। तो पुराने वालों के साथ ये एक बड़ी समस्या है। तो बल्कि हम पुराने वालों को कहते हैं कि तुम जरूर टेस्ट में शामिल हो, तुम जरूर मेंटरशिप लो, तो वो नहीं ले पाते हैं। उसके पीछे कई बार ईगो भी आ जाता है, कई बार कि सर क्या ही बताएंगे, मुझे पता है सब। जब तक नहीं लगे हो तब तक नहीं पता है, लग जाओ तो फिर दिक्कत क्या। मैं अब सैटरडे को एक और नया दोबारा शुरू कर रहा हूँ, सेलेक्टेड बच्चों को मेंटरशिप के लिए बुला रहा हूँ सैटरडे, कल से फिर शुरू कर रहा हूँ। तो वो ऐसा नहीं कि तुमसे ज़्यादा जानते हैं, उनके पास पोस्ट है तो जो कहेंगे मानना पड़ेगा। आज ही मैं राकेश सर का इंटरव्यू जब तुम लोग आए तो सुन रहा था मैं, किशन का, एक किशन इंस्पेक्टर करके, सारी उल्टी सीधी बातें बता रहा था अभी, मतलब प्रैक्टिकल बिल्कुल जीरो है। मैं कमेंट देख रहा था, बच्चे कहे गुड गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गाइड की। तो हम ये नहीं करें कि उसको नहीं पता है, जो मॉडल इस पे लागू होगा वो इस पे नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा, कई बार आप जब उस पोस्ट पे पहुंच जा रहे हैं तो आप झूठ बहुत बोल रहे हैं, 90% बातें झूठ बोल रहा था अभी, 10% नहीं 90%। तो वो पुराने वालों के साथ एक प्रॉब्लम रहती है। तो हम संदीप को नहीं रिकमेंड करें, लेकिन हमें ये दुख रहता है उनको पकड़ के, तो हम कई बार धमकाते भी हैं, बुलाते भी हैं, समझाते भी हैं। अब उनके साथ बेचारों के साथ एक दिक्कत और भी है, उनको मोटा मोटी सब कुछ आ रहा है, तो पढ़ें क्या, जो चीज़ खोलते हैं उनको लगता है ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो उनके लिए मेरा सजेशन होता है कि पूरे दिन मॉक लगाया करो, और मॉक से जो गड़बड़ी हो उस पर काम कर लो। तो उसके लिए एक बहुत मजबूत हृदय चाहिए, डेली उसी डेडिकेशन समर्पण के साथ। तो कई बार क्या होता है कि हम पुराने हो जाते हैं तो कैजुअल अप्रोच में आते जाते हैं। और तीसरा एक पॉइंट और भी समझो, जो आप लोग भी मानोगे, जब आप फेल हो जाओगे ना तो मैं रीज़न ढूंढूंगा क्यों फेल हो गए, जब पास हो जाओगे तो मैं रीज़न ढूंढूंगा क्यों पास हो गए। मतलब लास्ट ईयर एक बालक सीजीएल में, सीजीएल से जस्ट एक हफ्ते पहले एमटीएस का रिजल्ट आया था, एमटीएस में नहीं पास हुआ। तो मैं और तुम क्या कहेंगे, साला तुम्हारा एमटीएस नहीं हुआ तो क्या ही करेगा, और जस्ट एक हफ्ते बाद सीजीएल में हो गया। तो उस दिन वो रीज़न ढूंढ रहा था कि क्यों नहीं हुआ, और उस दिन हम रीज़न ढूंढ रहे थे क्यों हो गया। जस्ट उसी पेपर में सीजीएल जब हुआ, रिजल्ट आया, तो एक बालक रोते हुए आया कि जी मेरे में क्या कमी है, क्या क्यों नहीं हुआ। तेरे में कोई कमी नहीं, क्योंकि उसने मेहनत बहुत किया था, डिजर्व भी बहुत करता था, कुछ पॉइंट से रुक गया था। लेकिन उस कुछ पॉइंट में उसको पूरे 1 साल साबित करना पड़ा कि मेरे से नहीं हो पाया। हालांकि उसका एमटीएस में हो गया, जॉब में अभी। तो कई बार रीजन नहीं है, वो परफॉर्मेंस फोबिया है। कई बार मैं क्रिकेट खेलता हूँ तुम्हारे साथ, तो
कई बार कैच मैं नहीं पकड़ पाता हूँ, जबकि मैं एक अच्छा कैच जब खेलता था कल, तो उसमें बच्चों की हुटिंग से यार मुझे पकड़ना ही है। तो वो परफॉर्मेंस फोबिया बच्चे को भी अपने करियर में सामना करना पड़ता है। हाँ, कहाँ गया था? अच्छा, वो ब्रेक में आता होगा। बोल दिया ना, ऑर्डर कर दिया ना। और कोई रीजन? किसी सीनियर को ढूंढते हो? गुड 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 गुड। लास्ट टू लास्ट ईयर का जो आईआईटी का टॉपर था, उसने बोला कि आपने ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई कि आपके फुल में फुल मार्क्स मार्क्स आए? तो उसने कहा मैं डाउट को डाउट नहीं रहने देता था, और मेरे टीचर मेरे से बड़ी परेशान रहते थे। तो ये मुझे लगता है यहाँ पे भी है एज ए स्टूडेंट, कि आपको कोई डाउट आ रहा है तो उसको सॉल्व करिए। वो आपकी टेंशन नहीं है कि मेरे पास डाउट टीचर है नहीं है, डिजर्विंग है नहीं है। वो मेरी टेंशन है कि आपको अच्छा डाउट टीचर और चाहिए और अच्छा चाहिए, वो मैं लाऊंगा। सर वो चीज बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग रहती है, उसे सोल्व करते करते सर और लग जाता है, यस और ज्यादा हो यस जाता है, कभी कभी यस। सर पूरा दिन लग जाता है उसी गुड एक दो सवालों में। गुड। तो सर तो ऐसा सोच कभी के कभी देखिए, छूट जाता है, सोच कभी के छूटता देखिए, नहीं। टाइम लगा के वो चीज़ पे कमांड होगा, टाइम छोड़ के कमांड होगा। जब आप शुरू में टेस्ट देते थे तो मॉक एनालाइज करते थे, 2 घंटे लगते थे। जैसे जैसे आपके नंबर बढ़ने लगे, मॉक एनालिसिस में टाइम कम होने लगा। तो शुरू में टाइम नहीं लगाते तो बढ़ता ही नहीं। पढ़ाई के लिए ही तो टाइम लगाना है। एक केस स्टडी बताता हूँ। लगभग 2-2.5 साल पहले एक बालक हुआ करता था, दिव्यांशु। तो वो रैंक 1 लाता था केवाईपी में, तो उसके रहते थे 172, 180, 200 में। और रैंक 2 का रहता था 152, 150, 149। तेरा कौन सा ट्रिक है, तू 20-20 नंबर का, 25-25 नंबर का लीड लिया हुआ है? तो हंसता था, बताता नहीं था। मैंने एक दिन उसके रूममेट से पूछा, ये कौन सा जादू करता है, ऐसा तो नहीं पेपर ले ले रहा है ये? तो मुझे तो चेक करना पड़ेगा। तो उसने बोला सर, इसका जब कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो ये पूरी रात नहीं सोता है, 2-2 दिन उसको ठीक करता है, तब जाके सोता है। तो इसका ये है प्लानिंग कि यदि टेस्ट में कोई चीज़ गलत हो गया तो दोबारा नहीं गलत होने दूंगा। इस तैयारी में कोई पैटर्न नहीं है, सिर्फ एक पैटर्न है, सिलेबस मजबूती से कर लो, मॉक दो तो एनालाइज कर लो, और इंथुइज्म जिसको कहते हैं, मतलब एक अच्छा वर्ड क्या कह सकते हैं, जज्बा, जुनून, हैप्पीनेस, वो बना के रखो, तो ही काम होगा। या तो फेल हो गए तो पास हो गए, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है फेल होने का। तो हमारी सोसाइटी ने क्या कर दिया, या हमने तुमने क्या कर दिया, फेल होने को इंसल्ट से जोड़ दिया। फेल होना एक नॉर्मल प्रोसेस है, नहीं फेल होना है नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। क्योंकि एक बहुत बड़ी टीम बनी हुई है जो पेपर बना रही है, जो तुमको फेल करने के लिए तुमको उस हर्डल्स को निकाल करके आगे भागना है। सांप सीढ़ी खेलते हो तो देखते हो सांप काट लेता है, तो डिमोटिवेट होते हो नहीं। लेकिन जो छोटा बच्चा है जो इमोशन के साथ खेल रहा होता है, वो रोने लगता है, वो परेशान होने लगता है। तो कुछ एग्जाम भी ऐसे ही है कि तुम घबराओ नहीं, उस प्रोसेस तक के लिए थोड़ा सा एफर्ट करो। जिस दिन तुम उस लायक हो जाओगे, तुमको खुद सम्मान के साथ लेके जाएगा एसएससी या जो भी 4-4 डिपार्टमेंट तुमको रिक्वेस्ट करेगा, आप मेरे वहाँ जाओ, मेरे वहाँ, तुम उस दिन डिसाइड करोगे। तो कई बार तुम इस गेम को नहीं समझते हो तो तुम्हारा एग्जाम तुम्हारे पर्सनालिटी पे हावी हो जाता है। तुम डिप्रेशन में हो, लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हो, बोरिंग सी लाइफ जी रहे हो। अरे नहीं, ये पूरे जीवन काल में 2-3 साल लगा के यदि तुम्हारा आने वाला 70 साल बेहतर बनना है तो हैप्पीनेस के साथ कर लो ना। तुम्हारा जो आज का रिजल्ट है ये 1 साल का थोड़ी ना है, पिछले 15 साल का है। किसी ने 15 साल नवोदय में पढ़ाई की, एकेडमिक अच्छा लेके आया, तो उसको मजा आएगा, 1 साल 1.5 साल में चला जाएगा। एक हिंदी मीडियम से आर्ट से आया जिसने मैथ पढ़ा ही नहीं, इंग्लिश समझी नहीं आती थी, सरकारी स्कूल से पढ़ा है, उसको ऑटोमेटिक 2-3 साल लगना है। अब या तो तुम रोते रहो या तो आराम से मेहनत करते रहो। तो ये गेम भी समझना है, क्योंकि तुम्हारी सफलता 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगी। पहला, तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा, तुम्हारे घर वालों ने तुमको पब्लिक स्कूल में पढ़ाया, हिंदी में पढ़ाया, मैथ साइंस से पढ़ाया, आर्ट से पढ़ाया। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं स्कूल में काम कर रहा हूँ। जो भी बायो ले रहा है उसको भी कह रहा हूँ मैथ लो, वो समझ नहीं रहा है क्यों कह रहा हूँ। एक लड़की है हमारा बहुत बढ़िया पढ़ने में टैलेंट, कहते मैं मुझे नीट ही करना है। मैं नीट करके क्या करोगी?
का MBBS में, उसके बाद क्या करोगी? बोले MD में, तब उम्र कितनी हो जाएगी? और तुम यदि मैथ ले लोगे तो एक ऑप्शन तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाएगा गवर्नमेंट जॉब का, उधर ग्रेजुएशन हो रहा, उधर तुम लेके जा रहे हो। तो एकेडमिक जिसका अच्छा है, हम तो देखते हैं, तुम्हें में से कई बच्चों से मिलते हैं, एकेडमिक अच्छा हमें समझ में आता है कि ये लेके निकल गए, तो वो तुम और मैं बदल नहीं सकते। हाँ, हम अपने बच्चों के साथ वो काम कर सकते हैं कि एकेडमी बहुत साउंड हो। दूसरा IQ लेवल, कि कौन कितनी तेजी से लर्न कर पाता है, कौन कितनी तेजी से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, किसको लंबे समय तक रिकॉल रहता है, ये भी नहीं बदल सकते, ये हेरिडिटरी होता है। आप पता नहीं महसूस करते हो नहीं। आप कितने साल के हो आप? हाँ, अब ये बालक 27 साल का है, लेकिन क्या वास्तव में 27 साल का है? नहीं, ये 200-300 साल का है। मतलब इसके पापा की जो जीन है, इसके दादाजी का जो जीन है, लेकिन 3-3 4-4 जनरेशन हम लेके चल रहे होते हैं। उसका फर्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप महसूस करते हो कि आपकी बात करने का, आपके बिहेव करने का, आपके सोचने का, पिता की कोई कमजोरी है, मैं महसूस करता हूँ, गुस्से का या कुछ भी, तो हमारे अंदर है, तो रातों रात नहीं आया, वो कई जनरेशन से चल रहा है, तो उसको बदला नहीं जा सकता। हालांकि इस बात को लेकर के साइकोलॉजिस्ट में बहुत है कि जो पर्सनालिटी होती है वो हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट का मल्टीपल होता है। कई बार इन्वायरमेंट फैक्टर काम करता है, कई बार हेरिडिटरी, तो दोनों बात को लेकर अलग अलग है। तो हेरिडिटरी तो बदल नहीं सकते इस एज में, बचपन में तो शायद बदल भी देते। अब जिस बच्चे को मैं चौथी क्लास से हॉस्टल में लेके आ रहा हूँ और सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक का शेड्यूल करा रहा हूँ, उसको भी लाइब्रेरी, उसको भी डाउट, उसको भी टेस्ट, उसको भी, तो मुझे नहीं लगता अगले 2-4 साल में उसको कोई कमी रह जाएगी, किसी मामले में कम रह जाएगा। बहुत हेरिडिटरी खराब हो तो अलग बात है, अदरवाइज वो आपको कंपटीशन देगा बढ़िया। नवोदय के बच्चे जो आते हैं, प्रतिभा विद्यालय के जो बच्चे आ रहे हैं, IIT के जो बच्चे आ रहे हैं, उनको IIT आप देखो पढ़ाई नहीं होती, पता है ना ये बात, सबसे बदमाशी IIT के बच्चे करते हैं, लेकिन उन्होंने एक लेवल अपना ला दिया। अब सीनियर ने उनको एक इन्वायरमेंट देना शुरू किया कि भाई प्लेसमेंट हो गया, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और उस इन्वायरमेंट पे भी खेलते जा रहे हैं। वहां तक पहुंचने के लिए जो 3 फैक्टर मैं बता रहा हूं वो काम करेगा। तो पहला मैंने कहा एकेडमिक बैकग्राउंड, दूसरा मैंने कहा IQ लेवल, ये दोनों हमारे तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। तीसरा हमारे तुम्हारे कंट्रोल में है डेडिकेशन, समर्पण, कितने डेडिकेशन के साथ लगते हो। और ये डेडिकेशन तुमको कौन हेल्प करेगा? तुम्हारा सराउंडिंग। यदि तुमने दोस्त अच्छे बना लिए इस समय, तो डेली तुम 3-4 घंटे बाकी से आगे निकल रहे होगे। और डेली 3-4 घंटे का मतलब महीने में 100 घंटे, 6 महीने में 600-700 घंटे। और 600-700 घंटे में जो ये मैथ की हम डिस्कशन कर रहे थे, ये वीक पॉइंट पे काम कर रहे थे, वहाँ पे तुम लीड करते चले जाओगे। तो ये गेम समझना है, क्योंकि वो 2 तुम्हारे हाथ में नहीं है, तीसरा तुम्हारे हाथ में है। तो दोस्त बड़ी सोच समझ के बनाना। हालांकि दोस्त भी, जो मजे वाली बात है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता है। जिस एनर्जी लेवल के रहोगे वैसे ही दोस्त बनेंगे। हम कोशिश कर सकते हैं कि इस भाई के मैथ ज़्यादा नंबर आते हैं, इसके कम आते हैं, तो इसके साथ रहना लगे। तो शुरू में दोनों को और लगेगा, एडजस्टमेंट में बहुत दिक्कत होगी। 15 दिन बाद इसका एनर्जी लेवल लगभग बैलेंस हो जाएगा, 1 महीने बाद बैलेंस हो जाएगा, और ये कंफर्ट रहने लगेगा। तो हम कोशिश करें कि जिस भाई का मेहनत का लेवल अच्छा है, नंबर अच्छा है, उसको फॉलो अप करने का। गन्नौर में एक बालक, तुम यदि रहे हो तो, 2 बालक होते थे, टॉपर हुआ करते थे, और उसके साथ एक हरियाणा का है, वो रहता है। धीरे धीरे करते करते वो भी मेंस दिया इस बार, जबकि उसका कहीं कोई लेवल नहीं था। तो ये फर्क पड़ता है संगत का। क्यों? वो बहुत मेहनत करते थे, तो उनके साथ लगा रहा लगा रहा लगा रहा, और मुझे शायद ऐसा दिल्ली पुलिस में उसके नंबर ठीक है, शायद उसमें हो जाएगा, जबकि उसका लेवल नहीं था। नाम बता रहे हो? हाँ, पांडे के साथ जो रहता था, लंबा सा, एक हरियाणा का। हाँ, 2, एक पांडे थे, एक और है उसके साथ, और एक हरियाणा वाला जो लंबा सा, जिसको मैं बार बार कहता था। और मजे वाली बात क्या है, वो जिसकी बात कर रहे हैं उसके साथ एक दोस्त और आया था, वो सिलेक्शन बैच के लायक था। तो मैंने कहा तू सिलेक्शन बैच में चल, कहने मैं इसके साथ रहूंगा। मैं, तेरा दिमाग खराब है, फाउंडेशन में रहा। 1 महीने बाद भाग गया, फिर इसका लेवल बढ़ने लगा, फिर वो आएगा गन्नौर में, फिर 2-3 महीने बाद फिर भाग गया, फिर आया, और अभी 15-20 दिन पहले फिर भाग गया। और वो मेंस दिया, वो प्री भी नहीं कर पाया। इतना ज़्यादा फर्क पड़ सकता है संगत का। तो यदि आप संगत अच्छा बना लेते हो इस एज में, मेरा तो मानना हर एज में, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये कुछ इस तरीके का प्रोसेस है। एफर्ट, रिजल्ट, ध्यान से देखो, ये
फेल वाला दौर है, ये फेल पास वाला और ये पास वाला। शुरू में एफर्ट ज़्यादा है, रिजल्ट कम है। हम लोग कई बार ये नहीं समझ पाते हैं, अपने आप को दोष देने लगते हैं, कोसने लगते हैं, घबराने लगते हैं। 99% क्राउड यहाँ सरेंडर मार देता है या समर्पण कम कर देता है। गुरुकुल जब शुरू हुआ 7 साल पहले, तो 2019 में ऐसा भी दौर आया जब हमारे पे कर्जा हो गया 1 करोड़ और हम सुसाइड करने का सोच रहे हैं, हम कर्जा ढूंढ रहे हैं, हम अपना घर बेचने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई खरीद ले और ये देनदारी दे के ख़त्म कर दें। क्या आप पंगा ले लिए? फिर आज बहुत मज़े हैं। आज 300 परिवार को जॉब मिला हुआ है, सरकार को टैक्स मिल रहा है, आपके जैसे कई परिवारों का। हम उम्मीद है, भरोसा है। तो उस समय तक आपको एफर्ट करना पड़ेगा, और उस समय तक नहीं करेंगे तो कोई दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि कुछ लोग आपसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कुछ लोग आपसे आगे निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। किसी को मतलब नहीं। सांत्वना दे सकता हूँ मैं कि अच्छा बेटा नहीं हुआ, बहुत गड़बड़ हुआ, कोई बात नहीं, पढ़ो, मैं हूँ। लेकिन सेलिब्रेट मैं इसके रिजल्ट को करूँगा। रिजल्ट आने तो उस दिन देखना, कुछ ऐसे भी मुझे रोएंगे, हम एक बार गले लग सकते हैं, लेकिन हम ताली और आप लोग उसको सुनना पसंद करोगे जो पास हो जाएगा, उसके लिए आइडियल मानोगे, उसका सेशन लोगे। तो ये करियर ऐसे ही चलता है। ये तो रहा मेरी तरफ से। अब आप मुझसे कोई सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ और प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो एक एक करके पूछ लीजिए। करियर का गाइडेंस मेरा 2-3 मोटो यहाँ पे है। गुरुकुल को पीजी मत बनाइएगा, गुरुकुल को गुरुकुल ही रहने दिएगा। पीजी बनाने का मतलब क्या है कि कुछ भी आके लाइब्रेरी मत पढ़ने लगिएगा, या तो टारगेट मेंटोर से बनवाइएगा, या तो जो टारगेट दिया है वो। दूसरा, गुरुकुल में जो कुछ भी है सब कुछ रीजन से है। यदि रेमेडियल है तो रेमेडियल रीजन से है, मेंटोर है तो रीजन से है, टेस्ट है तो रीजन से है, और सब कुछ आपके लिए है। आप पुराने बच्चे को देख के अपना रंग मत बदलिएगा, नहीं तो जो पुराने का रिजल्ट रहा वो आपका रह जाएगा। हाँ, कोई डिसीजन लीजिए तो हमसे डिस्कस कर लीजिए, मैं ये चाहता हूँ, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ। हम कभी भी वो डिसीजन नहीं देंगे जो जिससे मेरा ईगो सेटिस्फाई होगा, हम वो देंगे जो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि इसको ऐसे समझो, गुरुकुल क्या बना रहा है? चूतिया बना रहा है। ऐसा मैं कह सकता हूँ, आप नहीं कह सकते हैं। गुरुकुल गुरुकुल क्या बना रहा है? कोई कोचिंग बेवकूफ वाले ऐसे मत कहे, हम अभी मजाक करो, ओके ठीक। कोई भी कोचिंग या एक संस्था बेसिकली रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। यानी मैं पेन नहीं बना रहा हूँ कि मैं पेन को सेल करने वाला हूँ, मैं एक बच्चे को इंस्पेक्टर बनाने वाला हूँ। यही तो मेरा प्रोडक्ट है, इसी को मैं सेल करूँगा। देखो जी, मैंने एक और इंस्पेक्टर बना दिया, आप आओगे तो आपको ही बना दूंगा। तो मेरा पूरा डेडिकेशन क्या होगा कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा जाए। लेकिन मेरी दिक्कत क्या है कि मुझे नॉन लिविंग थिंग्स नहीं बनाना है, लिविंग थिंग्स पे काम करना है। जो कई बार डीमोटिवेट होगा, कई बार इन टाइम पे भाग जाएगा एग्जाम से 2 महीने पहले, कई बार वो सरेंडर कर देगा कि मेरा तो नहीं होगा, कई बार कंप्यूटर से फेल हो जाएगा। तो एक्चुअल में आप अकेले नहीं हार रहोगे, मैं अभी हार रहा हूँ, आपका पूरा परिवार हार रहा होगा। तो मेरा क्या दिक्कत है कि इनको 6 महीने तैयार किया और लगा कि अब रिजल्ट आने वाला है, इन टाइम पे भाग जाएंगे, फेल भी हो जाएंगे। तो मेरा वो सीट खराब हुआ, 6 महीने का मेहनत खराब हुआ, फिर मैं किसी और को लेके आऊँगा और फिर वो प्रोसेस चलेगा। उन 10 में से एक टिक जाएगा, फिर मैं रिजल्ट दे दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो कहने का क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपना टाइम टेबल, शेड्यूल, टारगेट, टेस्ट, हर चीज़ के पीछे रीजन है। ऐसे समझो, कोई देश किसी देश से एग्रीमेंट करता है, या कोई मोदी जी कोई स्पीच देते हैं, या कोई कंपनी किसी कंपनी से एग्रीमेंट करती है, तो ऐसे ही करती होगी, उसके पीछे कुछ रिसर्च होता होगा, कोई टीम होती होगी, कुछ प्लानिंग होता होगा, कुछ एक्सपीरियंस होता होगा, क्या होता होगा? थोड़ा बहुत तो रिसर्च करते होंगे, थोड़ा बहुत तो पिछला एक्सपीरियंस देखते होंगे। यही काम मैं आपको रेडीमेड करके दे रहा हूँ, आपको सिर्फ करना है उसके प्रति 100% ईमानदारी। मेंटोर के साथ बैठ के, हमारे साथ बैठ के, टेस्ट के साथ बैठ के, आपका सिर्फ एक काम करना है कि आपको पढ़ना है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना दिमाग कम लगाइएगा। हाँ, कब दिमाग लगाइएगा? जब प्री में 150 आने लगे, मेंस में 330 आने लगे, तो मेरे टेस्ट में मैं आने नहीं दूंगा। यानी तब तक आपको मेरे हिसाब से करना होगा। आप आज जो भी हैं, पिछले कारणों के परिणाम हैं। अगले 8 महीने बाद आप जो भी होंगे, इस 8 महीने की मेहनत पर निर्भर करेगा। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप में से कुछ बच्चों ने प्री दिया, प्री नहीं हुआ, आज अगला प्री होने जा रहा 3 महीने,
क्या उन्होंने ऐसे 10 टॉपिक तैयार कर लिए जो उनके वीक थे? तो जवाब है नहीं। आप में से कई लोगों ने मेंस दिया 2 महीने 3 महीने पहले, क्या 5 टॉपिक तैयार कर लिए जो वीक थे? जवाब है नहीं। तो जब आपने 2-2.5 महीने 3 महीने 5 महीने नहीं किए और अब मैं कराऊंगा तो 99% आप नहीं करोगे, क्योंकि आपका कैरेक्टर वैसा बन चुका है, आपको पता नहीं है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप 100% हमारे साथ इन्वॉल्व होइएगा।